दोस्तों यूं तो इजराइल एक अमेरिकी एलाई की तरह देखा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस के साथ भी इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से दोनों आपस में इंटेलिजेंस भी शेयर करते थे। यही वजह है कि यूक्रेन वॉर में भी इजराइल ने यूक्रेन को कोई वेपन्स नहीं भेजे हैं, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं और इन दोनों ही देशों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती दिखाई दे रही है। क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह और ये दुनिया पर कैसे इंपैक्ट डालेगी, जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रूस और इजराइल के रिश्ते कितने गहरे हैं इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इजराइल की 15% पॉपुलेशन आज भी रशियन बोलती है और रूस के ज्यादातर अमीर बिजनेसमैन इजराइल का पासपोर्ट अपने पास रखते हैं। ये अलायंस काफी नेचुरल भी था क्योंकि इजराइल के बनने से पहले बहुत सारे ज्यूज सोवियत यूनियन में रहा करते थे और दूसरे विश्व युद्ध में भी इन ज्यूज लोगों ने सोवियत यूनियन की तरफ से लड़कर उसे डिफेंड किया था। जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई तो बहुत से ज्यूज वहां से चले गए और सोवियत यूनियन और इजराइल के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम हो गया था। इस रिश्ते में थोड़ी दरार तब आई जब 60 के दशक में मिडिल ईस्टर्न देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया था और ये लोग रशियन मेड वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद ये रिश्ते 1991 में जाकर फिर से स्टेबलाइज होने शुरू हो गए और पुतिन ने आकर फिर से इसे एक दोस्ती में बदल दिया। रूस और इजराइल के रिश्तों के खराब होने की वजह अगर हम खोजें तो पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये दोनों देश इतने करीब थे क्यों। इसकी एक बड़ी वजह सीरिया और ईरान थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में इजराइल अकेला ऐसा देश है जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला नहीं है और इसी वजह से सभी अरब देश शुरुआत से इजराइल के खिलाफ थे। पैलेस्तीन जिसकी जगह पर आज का मॉडर्न इजराइल बना है वो भी इनका खास दुश्मन है और पैलेस्तीन के कई मिलिटिया ग्रुप्स आज इजराइल के अंदर आतंकवादी हमले करवाते रहते हैं। जब 2010 के करीब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया और अलग अलग संगठनों से कंट्रोल करने और वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता गिराने के लिए उग्र हो गए, उस समय ईरान को यह मौका मिल गया कि वो सीरिया के आतंकवादी गुटों के जरिए अब मॉडर्न हथियार पैलेस्तीन के लोगों को भेज सके, जिस वजह से इजराइल के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा। इसी समय पुतिन ने आकर असद की मदद करने का फैसला किया था और सीरिया में अपनी सेना उतार दी। सेना के साथ साथ पुतिन ने अपने S-300 एंड S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम्स भी सीरिया को दिए, जिससे वो इस वॉर में बढ़त बना पाए। दूसरी ओर क्योंकि अब सीरिया और रशियन मिलिट्री इन्वॉल्व हो गई थी, इसलिए इजराइल के पास एक फ्री पास आ गया कि वो सीरिया के ऊपर से उड़कर ईरान पर एयर स्ट्राइक कर सके और आज तक भी वो यही कर रहे हैं। यही वजह है कि रूस और इजराइल के रिश्ते और भी स्ट्रांग हो गए थे और इस बीच वो लोग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी शेयर करने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दो इवेंट्स थे जिन्होंने काफी कुछ बदल दिया। पहला था इब्राहिम अकॉर्ड्स। इब्राहिम अकॉर्ड्स एक डॉक्यूमेंट है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में इजराइल समेत कई मिडिल ईस्टर्न देशों ने साइन किया था, जिसके तहत अब वो दुश्मनी भूलकर इस इलाके में एक पीसफुल एग्जिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ने की सोच रहे थे। इस एक समझौते की वजह से इजराइल के रिश्ते सऊदी अरेबिया और बाकी मिडिल ईस्ट देशों से काफी मजबूत हो गए, स्पेशली उन मिडिल ईस्टर्न देशों से जो अमेरिकन एलाइज समझे जाते हैं। इसने इजराइल को कुछ हद तक पुतिन से दूर कर दिया और इजराइल को एक अमेरिकन एलाई के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन इस वक्त भी दोनों देशों के रिश्ते खराब नहीं हुए थे। इजराइल में कोई भी पॉलिटिशियन रूस के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है क्योंकि 15% रशियन स्पीकर्स का मतलब 15% वोट्स भी हैं जिन्हें कोई भी नहीं गंवाना चाहेगा। इसी वजह से यूक्रेन वॉर की शुरुआत के बाद भी इजराइल ने यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया था। अब आते हैं दूसरी वजह पर और वो है ईरान और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियां। यूक्रेन वॉर की शुरुआत के बाद ईरान ने न सिर्फ रूस को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है बल्कि साथ साथ उन्हें अपने एडवांस्ड वेपन सिस्टम भी मुहैया करवाए हैं। ईरान और रूस दोनों ही अमेरिका को अपने दुश्मन के तौर पर देखते हैं, जिस वजह से ये अलायंस भी एक नेचुरल अलायंस थी। लेकिन अब परेशानी ये है कि ईरान के रिश्ते पूरे मिडिल ईस्ट देशों के साथ खराब हैं क्योंकि वो एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, जबकि पूरा मिडिल ईस्ट सुन्नी मुस्लिम से डोमिनेटेड है। इसके साथ साथ अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं और इजराइल भी लगातार वहां पर हमले करके उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबोटाज करता रहता है। कुछ ही वक्त पहले इजराइल ने एक हमले में ईरान की एक ड्रोन फैक्ट्री में भी आग लगा दी थी। इस वक्त इजराइल को सबसे बड़ा डर ये सताने लगा है कि अगर पुतिन अब ईरान के करीब चले जाएंगे तो फिर मुमकिन है कि वो सीरिया में रशियन कंट्रोल टेरिटरीज को नो फ्लाई जोन घोषित कर दे और फिर वो इन टेरिटरीज के थ्रू ईरान में स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। ये भी मुमकिन है कि अब पहले की तरह ईरान दोबारा से इजराइल के दुश्मनों को हथियार सप्लाई करना शुरू कर दे और उनकी सिक्योरिटी खतरे में आ जाए। इजराइल के लिए उनकी सिक्योरिटी हमेशा एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है और इस वजह से अगर वो प्रोएक्टिव तरीके से किसी भी मिलिट्री इन्वेजन का विरोध नहीं करते हैं
तो उन्हें बहुत ही जल्द इन्वेड किया जा सकता है। इस वजह से दोनों देशों के रिश्तों में हमें टेंशन देखने को मिल रही है। दूसरी ओर यूक्रेन ने भी कई बार इजराइल से मदद मांगी है और वो चाह रहे हैं कि इजराइल उन्हें अपने ड्रोन डोम एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भेज दे, जिसका सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। दूसरी ओर अभी भी रूस ये नहीं चाहेगा कि इजराइल के साथ उनके रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ जाएं। आज इजराइल न सिर्फ टेक पावर हाउस है, बल्कि वहां पर नेचुरल गैस जैसे रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि उनका और रूस का रिश्ता फॉसिल फ्यूल्स को लेकर नहीं होगा, जैसा कि रूस और बाकी यूरोपियन देशों का था। इजराइल का रूस से सबसे बड़ा इंपोर्ट डायमंड्स और बाकी प्रेशियस स्टोन्स का है, जिसने रूस को 2021 में 42.9 करोड़ डॉलर्स कमा कर दिए थे। दूसरी तरफ इजराइल ने भी रूस को यह दिखाना शुरू कर दिया है कि वो भी इस रीजन में पूरी तरह से रूस पर डिपेंडेंट नहीं है। 2016 से 2020 के बीच में इजराइल ने अजरबैजान और सूडान के साथ भी अपने रिश्ते इंप्रूव किए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि अजरबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट भी हमने कुछ वक्त पहले देखा था। इस कॉन्फ्लिक्ट में रूस का सपोर्ट आर्मेनिया की तरफ था, जबकि आज इजराइल बहुत ही बड़े लेवल पर अजरबैजान को हथियार सप्लाई करता है। इस वक्त अजरबैजान के 70% से ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट इजराइल से ही आते हैं। इस वक्त इजराइल और रूस के लिए साइड चूज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जहां एक तरफ आज रूस और ईरान काफी करीब नजर आ रहे हैं, वहीं अमेरिका और मिडिल ईस्ट इस वक्त दोनों ही देशों के खिलाफ हैं, जिसका मतलब है कि इजराइल के लिए इस अलायंस के साथ रहना ज्यादा फायदेमंद होगा। इस वक्त ऑलरेडी ईरान ने सीरिया में हिजबुल्ला नाम के आतंकी संगठन को रॉकेट सप्लाई करने भी शुरू कर दिए हैं और ये माना जाता है कि इस वक्त हिजबुल्ला के आर्सेनल में 1.3 लाख ऐसे रॉकेट पड़े हैं जो कि इजराइल के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक ऐसी केओस है जिससे सुलझाना बहुत जरूरी हो गया है। इजराइल के पास बहुत ज्यादा समय इसलिए भी नहीं है क्योंकि सऊदी अरब जो इजराइल के बाद इस इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई माना जाता था, उसने भी पिछले कुछ वक्त में अमेरिका से पंगा लेना शुरू कर दिया है। न सिर्फ उन्होंने अमेरिका की बात मानते हुए तेल की प्रोडक्शन को बढ़ाया, बल्कि और कम कर दिया था ताकि तेल के दाम बढ़े तो उन्हें प्रॉफिट हो। जब अमेरिका ने सऊदी को वार्निंग दी तो ये खबरें भी उड़ने लगी कि हो सकता है कि सऊदी अब ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की अलायंस को ज्वाइन कर ले और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। ये भी वजह है कि इजराइल अभी तक यूक्रेन पर साइलेंट है और उसने अपने पत्ते खोलकर नहीं दिखाए और वो प्योरली अमेरिका के साथ रहना चाहता है, या फिर उसका झुकाव भी रूस की तरफ बाकी है। भारत के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट काफी जरूरी है क्योंकि भारत ने भी रशिया, ईरान और भारत के बीच में एक नया ट्रेड रूट तैयार किया है। इसमें भारत से चीजें ईरान के चाबहार पोर्ट तक समुद्र के रास्ते जाएंगी और फिर ईरान और रूस के बीच में ट्रेन या पाइपलाइन के रास्ते, जिससे कि भारत भी रूस के नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठा सके। ऐसे में रूस और ईरान के साथ होना मुमकिन है। भारत और इजराइल के बीच में भी कुछ टेंशन क्रिएट ना कर दे। आपको क्या लगता है, इजराइल को इस कॉन्फ्लिक्ट में रूस के साथ रहना चाहिए या फिर अमेरिका के साथ? और क्या इजराइल के पास ये चॉइस है कि वो ईरान की इन्फ्लुएंस के बाद भी न्यूट्रल बना रह सकेगा? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।